साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 27वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 23 जनवरी को 2:30 से लेकर के 3:30 के बीच में। आइए देखते हैं इस प्रश्न पत्र में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल आपको बोल रहा है ए, बी और सी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं, बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है, बी सी से 33.33%। 33.33% का मतलब होता है 1/3 और कम लेता है, इसका मतलब होता है 2/3। ठीक है, तो सी द्वारा कार्य को पूरा करने में बहुत ही आसान सवाल है। वास्तव में इस पूरे डाटा की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं थी। बी काम कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिनों। बी कम समय लेता है, मतलब इसकी वैल्यू अगर 2 है तो सी की वैल्यू कितनी है? 3। और 2 बराबर कितना दिया हुआ है? 18, मतलब 1 बराबर कितना है? 9। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 27। और यही आपके सवाल का जवाब है। यह है आपका ऑप्शन। देखिए कितना शानदार सवाल था। बेसिकली टाइम एंड वर्क का दिख रहा है, लेकिन सवाल टाइम एंड वर्क का होकर के सवाल परसेंटेज है। बी की वैल्यू ए से 33.33% कम समय लेता है। समय कम लेता है मतलब सी अगर 3 समय लेगा तो बी कितना समय लेगा? 2। तो 2 की वैल्यू अगर 18 तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27। पूरे तरीके से परसेंटेज का सवाल। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा मोहित और शिवम मिलकर एक काम को 4 दिनों में, शिवम और मुकेश मिलकर 5 दिनों में, मोहित और मुकेश मिलकर 6 दिनों में, मोहित शिवम। कई बार इस तरह का सवाल पूछा जा चुका है। देखिए, मोहित प्लस शिवम कितने दिनों में कर रहे हैं? 4 दिनों में। फिर शिवम और मुकेश, शिवम और मुकेश इसको कितने दिनों में कर रहे हैं? शिवम और मुकेश मिलकर कर रहे हैं 5 दिनों में। फिर मोहित और मुकेश, मोहित और मुकेश ये मिलकर के कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 दिनों। ये आपको टाइम दिया गया है। अब वर्क अगर आपको निकालना है तो 4, 5 और 6 का जो एलसीएम है वो कितना होने वाला है भाई? वो कितना होने वाला है? 30 तो हो नहीं सकता, 60 होगा। देखिए 2 तिहाई 6, 2 और जुड़ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। मतलब इसकी इफिशियंसी कितनी है? 60 में 4 का भाग 15, 60 में 5 का भाग 12, 60 में 6 का भाग 10। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 2 बार। 2 बार क्या मिलेगा? मुकेश, शिवम और मोहित। 2 बार। इनकी मिलाकर के क्षमता कितनी है? 37। तो अगर मैं केवल मुकेश, शिवम और मोहित की बात करूंगा तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 37। तो अब टाइम कितना लगने वाला है? तो टाइम जो इनको लगेगा वो लगेगा 60/37/2, मतलब 60 गुणे 2/37, मतलब 120 ठीक है। 37 सभी में दिया हुआ है, 37 सभी में दिया। अब देख लीजिए, 37 दूनी 74, 9 नहीं होगा, 74 9 नहीं होगा, 37 तिहाई ये हो जाएगा, 37 तिहाई और 37 तिहाई। देखो 3 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 3 बार। 3 सत्ते 21, 3 त्रिकाई 9 और 2 11, 111 बचेगा 9, 3 सही 9/37 दिन। और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कई बार इस सवाल को पूछा जा चुका है। यहां पर जब 2-2 लोगों का मामला रहता है तो इनको जोड़ने पर वो डबल मिलते हैं और आपसे पूछा हमेशा सिंगल जाता है। तो जो भी क्षमता आपकी निकल रही है उसमें 2 का भाग दे, क्योंकि यहाँ पर कट भी नहीं रहा। 37/2 आया, अगर 36/2 आ गया होता तो 18 हो जाता, आपका सवाल ज्यादा इजी हो जाता। बहुत सारे सवाल ऐसे आए भी हैं जिसमें कट रहा था। 37/2। अब आपको टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्क ऑन ऑफ इफिशियंसी, मतलब 60/37/2, 2 ऊपर चला गया, 120/37, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 3 सही 9/37 दिन। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। ठीक है, देखिए पहले इस वाले हिस्से को हल करते हैं। देखिए ऋण है, ऋण है, ऋण है, एक बार ऋण और ऋण धन, फिर धन और ऋण ऋण, 3 त्रिकाई 9, और ये 6 का गुणा हो जाएगा तो 9 छक्का 54 प्लस माइनस 54। ठीक,
यहां करेंगे 6 तिरिक 18, ये भी ऋण ऋण ऋण, ये भी 18 आ जाएगा, तो ऋण 18 a इंटू, ठीक है। अब ये धन और बराबर कितना दिया हुआ है 6। देखिए अब अगर मैं इसमें से ऋण 18a को, पहले मैं इसको पूरा लिख लेता हूं, प्लस माइनस, माइनस होगा -54a बराबर कितना है 6। अब अगर मैं इसमें से ऋण 18a को कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा x, और यहां से क्या बचेगा +3 बराबर कितना 6। a से a कैंसिल, 6 से इसको काटेंगे तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब x +3 बराबर, जब ऋण इधर जाएगा कितना हो जाएगा ऋण 1/, और धन 3 जब इधर जाएगा तो x बराबर ऋण 1/3 -3, 3 त्रिकाई 9, 9 और 1 10, मतलब ऋण 10/3। ये इस सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। सवाल में कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको लगाना है, लास्ट में ऋण 18a आपका कॉमन निकल गया तो a से a कैंसिल, 6 से काटोगे तो ये ऋण 3 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ 1 बचा हुआ है, अब ऋण 3 यहाँ गुणा कर रहा है तो यहाँ जाके क्या करेगा भाग, तो ये ऋण 1/3 हो गया। धन 3 यहाँ पर है, जब इधर जाएगा तो ये ऋण 3 हो जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9, 9 और 1 10, ऋण 10/3 आपका उत्तर, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। रामू का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है, मतलब ये है रामू और ये क्या है भीम। रामू का कम है मतलब इसका 100 है, तो इसका कितना है 90, ठीक है। रामू का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है, तो भीम का वेतन रामू के वेतन से, अब देखिए अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 और 10। अब आप देखिए सवाल में आपको बोला कितने प्रतिशत अधिक है, जब भी अधिक और कम की चर्चा होती है हम इन दोनों को घटा लेते हैं, घटाने के बाद कितना आ जाएगा 1। अब देखिए से किसके साथ लगा हुआ है, रामू के वेतन से, किसके वेतन से रामू के, रामू का वेतन कितना है 9, तो 1/9 गुणे कितना 100, और इसका होता है 11 सही 1/9%, ठीक है। परसेंटेज में दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 11.1, ये आपके सवाल का जवाब है, और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। यहां ये बात ध्यान में रखनी है, जब कभी भी प्रतिशत कम और अधिक की बात है तो हमेशा दोनों डाटा को घटा लेना है, जिसके साथ से लगा हो या का लगा हो वो डाटा हमेशा नीचे जाए, ठीक है। तो यहां पर रामू के साथ लगा हुआ था से, इसलिए 9 कहां पहुंच गया नीचे पहुंच गया। बात करते हैं अगले सवाल की। 1200 मीटर की एक रेस है, वृत्तीय दौड़ है, ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय में चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही दिशा। अब देखिए जब एक ही दिशा का मामला होता है तो चाल हमेशा घट जाती है, और अगर विपरीत दिशा का मामला होता है तो चाल हमेशा जुड़ जाती है। आपसे पूछा क्या जा रहा है समय, और दूरी आपको दी गई है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है 1200, चाल कितनी दी गई है, चाल एक 27 है एक 45 है, मतलब 45 - 27। लेकिन ये ध्यान रखना है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और 1200 मीटर में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलना है, मतलब बड़े को छोटा बनाना है तो छोटे का गुणा होगा, मतलब 5/18। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 1200, 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा, देखिए 27 8 35 10 45, 18 ही बचेगा, 18 गुणे 5, 18 से 18 कैंसिल, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चौके 20, उत्तर आ जाएगा 240 सेकंड, और ये दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं है, क्योंकि इसी तरह का सवाल पिछले पेपर में भी आया हुआ था, वहां पर भी दिशा विपरीत समान ही दी गई थी, अगर दिशा विपरीत दी जाती है तो यही चाल 45 + 27 हो गई होती, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। समान लंबाई वाली दो ट्रेनें किसी खंबे को पार करने में 13 सेकंड और 26 सेकंड का समय लेती हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करना, इसको आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं इसको लिखवा देता हूं। समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंबे को T1 व 2 सेकंड में पार करते हैं। अब यहां पर दो स्थितियां बनती हैं, ठीक है? अब पहला है,
पहली स्थिति क्या बनती है? पहली स्थिति बनती है दिशा विपरीत। तो स्थिति क्या रहती है? 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस। दूसरी स्थिति क्या बनती है? दिशा समान। दिशा समान हो तो क्या होता है? 2t1 t2 अपॉन t1 माइनस t2। यहां पर जो भी बड़ा होगा छोटे वाले में से उसको घटा दिया, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दिया जाए। ठीक है, अब यहां पर मामला क्या है? एक ही दिशा में, मतलब दिशा समान है। मामला किसका है? एक ही दिशा का, मतलब मामला इस वाले हिस्से का है। अब देखिए t1 की वैल्यू कितनी दी गई है? t1 की वैल्यू है 13। t2 की वैल्यू कितनी दी गई है? t2 की वैल्यू दी गई है 26। कुछ नहीं करना, सिंपली 2 गुणे 13 गुणे 26 बटे 26 माइनस 13। तो 2 गुणे 13 गुणे 26 बटे 13, 13 से 13 कैंसिल, 26 दूनी 52 सेकंड। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि सवाल में कोई दम नहीं है, केवल आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि दिशा विपरीत है या दिशा समान है। यहां पर मामला समान दिशा का था, इसलिए क्या हुआ? दोनों टाइम आपस में घट गए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, एक रासायनिक प्रयोगशाला में 2 किस्म के अम्ल हैं। किस्म ए की कीमत 80 है, किस्म बी की कीमत 100 है। एक वैज्ञानिक दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण कर पाना है? टोटल सवाल इसका है। मैंने आपको जब 2 अलग अलग चीजों को मिलाकर के कोई तीसरी चीज बनाई जाती है, तीनों की इकाइयां समान होनी चाहिए। क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य, रुपया रुपया रुपया, और जो बीच वाला मान है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ठीक है, अब आइए बात कर रहे हैं सवाल की। देखिए इस सवाल में आपको क्या बोल रहा है? 2 है, एक है ए और एक है। देखिए किस्म ए की कीमत कितनी है? 80 रुपये। किस्म बी की कीमत कितनी है? 100 रुपया। अब क्या बोल रहा है? ए और बी दोनों किस्मों को मिलाए ताकि कितने रुपए हो जाए? 92 रुपया। अब देखिए 1 से घटाना है, 100 में से 92 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8। 92 में से 80 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12। पूछ क्या रहा है? किस अनुपात में मिलाए? तो अनुपात कितना? देखिए दोनों किससे कटेगा? 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, मतलब रेशियो हो जाएगा 2:3 का। और ये दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर 1। सवाल में कोई ऐसी बात नहीं है, मिश्रण का बहुत ही बेसिक सवाल कहलाएगा ये। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 28% की छूट प्रदान करता है। दी गई छूटों के समतुल्य एकल छूट प्रतिशत में पूछ रहा है। 28 5 33 20 53, 25 चौके 100, 4 7 28, 53 में 7 कट जाएगा 46%। ये इसका उत्तर है। ठीक है, यहां मैंने आप लोगों को बताया था अगर 2 छूटों के समतुल्य कोई छूट पूछी जाए और अगर मामला प्रतिशत का ही है तो फॉर्मूला ये रहता है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ये काहे में निकलता है? परसेंट। अब देखिए यहाँ छूट कितने की है? एक है 25, एक है 28 की, माइनस 25 गुणे 28 बटे 100। 25 चौके 100, 4 सत्ते 28, 28 और 25 कितना हो गया? 53 माइनस 7, मतलब उत्तर हो जाएगा 46%। और ये है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, बेसिक सवाल कहा जाएगा। इसमें 2 ही तरह के सवाल आते हैं, रुपये उत्तर रुपए में होता है तो फिर आपको लगाना होता है सवाल को। ठीक है, छूट को सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, कंटिन्यूटी का मामला हो जाता है। और अगर प्रतिशत के प्रतिशत पूछ रहा है तो सीधे सीधे आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए, सवाल का उत्तर आपके सामने। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 28% छूट के बाद एक वस्तु का मूल्य 13,392 रुपए। देखिए 28% की छूट मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 82%। आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है तो छूट अंकित मूल्य पर ही मिलती है, इसलिए अंकित मूल्य को हम कितना मान करके चलेंगे? 100%। ठीक है, अब आपको सवाल में देखिए, सवाल में आपको दिया हुआ है 82% इज इक्वल टू है 13,392। ऐसे कटेगा ये? 2 से तो कट ही जाएगा। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12,
2 9 18, 2 छक्के 12। अब अगर मैं इसको 41 से काटूं, देखिए 66 96 में अगर मैं 41 का भाग दूं, शायद पूरा पूरा चला जाए क्योंकि डाटा पूरा पूरा है, तो 41 से कम 41, 5 2 9। अभी कितना जाएगा? 6 बार, 7 बार, 7 चौक 28, 6 बार जाएगा। 6 कम 6, 6 चौके 24, 9 में 6 गया 3, 1 6, 136। 6 बार काटने में गलत हो गया क्या? 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 छक्के 12, 13 392 ये। 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 6 कम 6, 6 चौके 24। 6 में गया 5, 6 में 2 गया 2, 246। 3 बार जाएगा ये। 3 एक कब 3, 3 चौके 12। 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया 1, दशमलव कर देंगे तो ये 130 हो जाएगा। 3 बार फिर जाएगा, 3 बार ये फिर जाएगा। 28, ओ हो 72 हो जाएगा भाई। 28 की छूट का मतलब कितना हो जाएगा? ये 72%। सॉरी 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 28 की छूट का मतलब होता है 72%। तो 72% की वैल्यू कितनी दी गई है? 13 392। 4 से ही कट जाएगा। 18 चौक 72, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 अठे 32, 8 4 12 3 15, 15 3 18। 9 से भी कट रहा, 18 से भी। 18 से सीधा काट देते हैं। 18 एक कम 18, 18 एक कम 18, 15 154, 154, 18 अट्ठे 144, 10 18 छक्के, मतलब 1% की वैल्यू है 186। तो अब आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, 2 जीरो लगा दीजिए। 18,600 उत्तर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल था। इसमें यह मत सोचिएगा कि मैंने 82 लिख दिया। आपको 100 में से 28 को घटाना है, कुल मिला के मतलब ये है। और 100 में से 28 घटाते तो 82 नहीं आता, 72 आता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक व्यक्ति एक गाड़ी से एक स्टोर तक जाता है जिसके लिए वह 200 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, फिर 400 सेकंड में 200, 200 में 100, 400 में 200, वही तो है। दूसरे स्टोर पर गया, उसकी औसत चाल 1/2 0.5। अब ये मैंने डायरेक्ट क्यों कर दिया? देखिए, अगर देखा जाए ये 200 सेकंड 400 सेकंड, ये दूरी कितनी है? 100 मीटर, और ये दूरी कितनी है? 200 मीटर, मतलब बराबर ही है 200/100। अब यहाँ पे देखिए, जो औसत चाल है, औसत चाल बराबर, मैंने आपको बताया भी, अगर आप करके भी देखोगे तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए, दूरी कितनी है? दूरी है 100 मीटर और 200 मीटर, मतलब 100 और प्लस 200। समय कितना है? इसके लिए 200 सेकंड और इसके लिए 400 सेकंड। सेम डाटा दे दिया, मतलब ये मामला कितने को हो जाएगा? 300/600। 1 2 1 2, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2। उत्तर कितना जाएगा? 0.5, और ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर ये मैंने डायरेक्ट क्यों किया? देखिए, 100 200 और 200 400, पूरा मामला ये 1/2 का दिख रहा था, और 1/2 की वैल्यू होती कितनी है? 0.5। अब इसको पूरा लगाने की बजाय, चूंकि डाटा सेम दिया हुआ है, तो 100/200 होना ही होना था, या 200/400 कर लीजिए। ठीक है, उत्तर 0.5 ही आना है। बात करते हैं अगले सवाल की। 15√3 त्रिज्या का एक लकड़ी का गोला है, गोले से काटे गए संभावित सबसे बड़े संभावित घन का प्रस्तीज। बहुत ही बढ़िया सवाल कहा जाए, अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं ट्रिक में। यहां पर एक बात समझिए आप, ये है आपका गोला, और गोले के अंदर मैंने बना दिया घन। घन कैसा होता है? लंबाई और चौड़ाई क्या होती है इसकी? समान। यदि अब ये घनाभ जैसा दिख रहा है, ठीक है। यहां पर कहीं पर इसका क्या रहता है? अब इसको आप जरा समझिए, ये जो चीज है, यहां से जब आप इसको मिलाएंगे तो इस वृत्त के लिए ये क्या है? 2r, और इस घनाभ के लिए क्या है? a√। ये बात हमेशा याद रखिए, इस घनाभ के लिए क्या है? ये a√3, क्योंकि ये इसका विकर्ण है। और इस गोले के लिए क्या है? व्यास, और व्यास कितना होता है? हमेशा 2r। मतलब अगर घनाभ के इसके अंदर, और एक चीज और, इसमें कभी कभी ये सवाल भी दे देता है, एक घनाभ है
उस घनाभ के अंदर क्या दिया हुआ है? गोला। घनाभ के अंदर क्या दिया हुआ है? गोला। तो अब आप देखिए यहां पर मामला ये बनता है, ये वाला। अब ये घन के लिए क्या है? ए है, और यहां पे क्या है? 2r। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज लिख लीजिए कि अगर घन के अंदर गोला है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2r बराबर कितना हो जाएगा? ए। और अगर अगर गोले के अंदर घन है, क्या बात हो रही है? गोले के अंदर घन है तो यहां पर मामला क्या हो जाएगा? a√3 बराबर। ये दोनों में फर्क है, इसे आप चाहे तो लिख लीजिए, कारण ये कि बहुत काम आने वाला है। अब यहां पर आप देखिए, आपसे पूछ के रहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन आपका होता है, ये होता है 6a। ठीक है, अब आप समझिए बात को, अब आप समझिए बात को। देखिए आपको बोल रहा है कि a√3 बराबर है 2 गुणे 15√3। √3 से √3 कैंसिल, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई? 30। अब आपसे पूछा है पृष्ठ क्षेत्रफल घन का, तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो लिख लीजिएगा, कितना होता है? 6a², मतलब 6 गुणे 30 गुणे 30, 3 त्रिकाई 9 छक्के 54, और ये डबल जीरो और सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए स्क्वायर। यही आपके सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। लेकिन ये दोनों बातें आप हमेशा याद रखिएगा। हो सकता है कि अगले किसी पेपर में या इस साल के पेपर में घन के अंदर गोला कर दे, तब मामला 2r बराबर a होता है, और अगर गोले के अंदर घन है तब मामला a√3 बराबर 2r होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है, व्यय 3:5 के अनुपात में, प्रत्येक 1000 रुपए की बचत। बहुत ही बढ़िया सवाल का है। यहां पर एक बात आप याद रखिए, इसमें कभी भी बात अगर इस तरह की आती है तो हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं प्रथम अनुपात। यद्यपि ऐसा सवाल मैं करवा भी चुका हूं आपको, लेकिन एक चीज इसमें आपको समझानी थी। ये क्या होती है? द्वितीय अनुपात। और ये क्या होता है? और फिर हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब अगर आय और व्यय का मामला है तो हम यहां लिखेंगे आय, यहां लिखेंगे व्यय, और यहां लिखेंगे बचत। देखिए आय और व्यय का जो अंतर है वही तो बचत कहलाती है। आय और व्यय का जो अंतर है वही तो बचत कहलाती है। प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात, प्रथम अनुपात आय हो गई, द्वितीय अनुपात बचत हो गई, और अंतर क्या हो गया? अंतर क्या हो गई? बचत। द्वितीय अनुपात क्या हो गया? व्यय। अब आप खुद देखिए, आपको रेशियो क्या दिया हुआ है? रेशियो देखिए, ये है टीना और ये है सीना। कितना दिया हुआ है? ये 3 और 5 का। फिर कितना, नहीं सॉरी, आय 2 3 दी हुई है। आय कितनी दी हुई है? 2 3, ये दी है 3 5। अब क्या? प्रत्येक 1000, मतलब ये भी 1000 रुपए बचा रही है और ये भी 1000 रुपए बचा रही है। इससे मैंने आप लोगों को बताया था, बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए 5 दूनी 10, 3 त्रिकाई 9, मतलब यहां से मामला है 10 - 9 का। 1005 3000, मतलब 5000 में से कितना घटाना है? अब यहां ये मत सोचिएगा कि किसमें से किसको घटा रहे हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना। ठीक है, यहां कई बार ऐसा आ जाता है कि एक प्लस डाटा रहता है, एक माइनस डाटा रहता है, तब ये माइनस किस में बदल जाता है? प्लस में। ठीक है, अब ये देखिए एक की वैल्यू कितनी हो गई? 2000 रुपए। अब आपसे पूछ किसका रहा है? टीना की आय। टीना की आय कितनी है? 2 है। टीना की आय कितनी है? 2 है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2000, मतलब उत्तर हो जाएगा 4000 रुपया। यही आपके सवाल का जवाब है, और यह है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं लोग कैसा कैसा पढ़ा रहे हैं, माइनस करवा के, ये करवा के, वो करवा के, बहुत सारा कैलकुलेशन नहीं होता है। आपको जो मूल चीज समझनी है, फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो और डिफरेंस। डिफरेंस हो सकता है घटाने वाला भी हो सकता है जोड़ने वाला भी हो, लेकिन इससे आपके इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अभी अगर आगे सवाल मिलते हैं तो हम और देखेंगे, नहीं तो आप जो है आप चले जाइए रेशियो में, हमारी प्लेलिस्ट की रेशियो में एज से संबंधित सवाल भी ऐसे ही करेंगे, आय व्यय और बचत वाले सवाल भी ऐसे ही करेंगे, संख्या वाले सवाल भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, सवाल अलग अलग, तरीका केवल एक। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, मनोज 12 रुपए में 15 पेंसिलें खरीदता है, 1.5 रुपए, 8 1.5, 15 खरीदा, 8
7 का फायदा 8 पर, 87.5%। तो ये होगा। अब देखिए मैं बोल क्या रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जैसे देखिए 12 रुपए है, ये है, ये 1.5 रुपए। अगर मैं 8 पेंसिलें खरीद दूं तो यहां भी कितने रुपए हो जाएगा? 12 रुपए। मतलब 15 पेंसिलों का जो क्रय मूल्य है वो 8 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब क्या हो जाएगा? CP/SP बराबर कितना हो जाएगा? 8:15। यही तो होगा। अब देखिए यहां पर कितने का फर्क है? 7 का। और मामला हो जाएगा 7/8 गुणे 100। 1/7/8 की जो वैल्यू है वो होती है 87.5%। यही आपके सवाल का जवाब है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा अगर आप पेंसिलों से निकालना चाहते हैं, देखिए जो क्रय मूल्य है आपका वो 12 रुपए है, जो विक्रय मूल्य है आपका वो कितना हो जाएगा? 15 गुणे 1.5 मतलब कितना हो जाएगा? 22.5 रुपए। तो जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? 22.5 माइनस 22.5 मतलब कितना हो जाएगा? ये 10.5 रुपए। तो जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा? 10.5/12 गुणे 100। ये 0 ये हट गया, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 पच्चे 15, 35 पंचे 55 25, 5 तिहाई 15, 2 17/2 करोगे आप, उत्तर इसका भी कितना आएगा? 87.5%। मतलब एक में मैंने क्या किया है? एक में मैंने ये 12 रुपए थे, इसको भी मैंने 12 बना दिया। मतलब 12 रुपए कितने में मिल गए? 8 पेंसिलों को जब उसने बेचा तो 12 रुपए मिल गए। मतलब क्या हुआ कि 15 पेंसिलें उसने खरीदी थी, मतलब 15 का क्रय मूल्य 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आपको सीपी और एसपी का रेशियो मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट परसेंट मिल गया। दूसरे में मैंने क्या किया? पेंसिल वही रहने दी, 15 पेंसिलें। अब खरीदा कितने में था? 12 में। 15 पेंसिलें बेचेगा 1.5 रुपए के हिसाब से, तो 22.5 की बेचेगा, तो लाभ कितने का? 10.5 का। 10.5 का लाभ 12 रुपए पे, तो 10.5/12 गुणे 100, उत्तर 87.5%। मर्जी आपकी है। सवाल अगर इस तरीके से समझ में आए तो ऐसे कर लीजिए, इस तरीके से समझ में आए तो ऐसे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक निर्माता अपने उत्पाद को 10% लाभ पर वितरक को बेचता है। वितरक उसे 5% लाभ पर ग्राहक को बेच देता है। यदि ग्राहक के लिए क्रय मूल्य 11,500 रुपए है तो निर्माता द्वारा अर्जित लाभ का निर्धारण कीजिए। बढ़िया सवाल है, कारण उसका ये सीधा सीधा नहीं है। सवाल में यह भी पूछा जा सकता था कि निर्माता ने वह सामान कितने का खरीदा था। ठीक है, अब देखिए निर्माता के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर पहले की वैल्यू देकर के बाद की वैल्यू पूछी जाती है तो सवाल को सीधा सीधा लगाते हैं, और अगर बाद की वैल्यू देके पहले की वैल्यू पूछी जाती है तो पहले के मान को हमेशा x मान लेते हैं। मतलब क्या हुआ? निर्माता ने इसको x में खरीदा, 10 लाभ मतलब 110/100 पर, फिर 5 लाभ मतलब 105/100 पर, और इसको बेच दिया इसने 11,500। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये 21 और ये कितना हो गया? 20। मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 11,500 गुणे 20 गुणे 10 बटे 11 गुणे। अब पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, क्या करें? 105 होता तो बढ़ जाता, लेकिन नहीं है। चलिए काटते हैं। 21 से अगर मैं इसको काटूं, 21 पंचे 105, 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, 24 84, 16 बचेगा, 160 हो जाएगा। 160 का मतलब 8 कम 8, 8 दूनी 16, 168, 147। उसको मैं 8 ही ले लेता हूँ, 8 ले लेता। ठीक है, ज्यादा लिया ये ध्यान दीजिएगा। तो 11 पचे 55, 11 चौके 44, 10, 108, 11 नहीं है 99, 11 नहीं है 99, ये 49 हो गया। ठीक है, तो 2 9 18, 2 चौके 8 और 1 9, 9800। मतलब इसने कितने में खरीदा था? 9800 में। 50 ले लें क्या? ₹980 आना चाहिए। 980 के सबसे नजदीक 995 है। ठीक है, अब देखिए ये कितने कितने में खरीदा है? 9800 में। अब अगर इसने 9800 में खरीदा है तो इस पर उसने 10% का लाभ कमाया है। 1 2 1 2, मतलब उत्तर आएगा आपका इस हिसाब से ₹980। क्योंकि मैंने डायरेक्ट सवाल को इसलिए लगाया, देखिए
अगर मैं इसको 115 डबल जीरो में 21 का भाग देता, अगर पूरा पूरा देता तो 21 पंचे 105, यहाँ कितना बचता 1, ये 100 हो जाएगा। 21 चौक 84, कितना बचता 16, 160 हो गया। अब मैंने इसको 168 ले लिया, जबकि अगर मैं भाग देता तो 21 सत्ते 147, तेरा 133, फिर 21 चौक 84, नहीं 21 आई, 3 एक कम 3, 21 चौक 84, 21 पंचे 21 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो 26। अब देखिए इसमें कितने का भाग देना था 11 का, तो 11 चौके 44, 10 107, 11 नहीं है 99, 11 नहीं है 99, 8 86, 11 8 88, ये था। अब 49.8 में मुझे किसका गुणा करना है 20 का और 10 का, ये जीरो हटाएंगे तो ये खत्म ही हो जाएगा। तो ये 2 अट्ठे 16, 2 नाई 18 और 1 19, 2 चौके 8 और 1 9, ये हो जाता। और इसका 10% कितना आता 996 रुपए, मतलब डाटा आपका यही है 995। क्योंकि ये 980 आया था डायरेक्ट लगाने में और 980 के सबसे नजदीक का डाटा 995 है, मतलब उत्तर आपका कितना हो जाएगा 995। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। भिन्नों का आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम मतलब छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद में, बढ़ता क्रम। देखिए इसको लगाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन अभी ये दूसरी बार ये सवाल आ रहा है और सवाल में सभी में बहुत बेसिक क्वेश्चन इसने पूछे हुए। अब देखिए यहां पर भिन्न पर हर जो है वो बराबर तो नहीं है, बराबर किया भी नहीं जा सकता। यहां देखिए आप 9 और 18 ये तो ठीक है शामिल है, लेकिन 4 8 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2 ही बार है, मतलब यहाँ पर जो इसका एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 72। तो 8 नाम 72, 9 पना 45, ये 45 है, 9 8 72, 8 चौके 32, ये 32 है, 18 चौक 72, ये 18 ही है, 18 चौक 72, 11 चौके 44। अब बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है, मतलब 1/4 सबसे पहले होगी और सबसे बड़ी कौन सी है 5/8 सबसे बाद में होगी। 1/4 सबसे पहले, 5/8 सबसे बाद में। अच्छा बीच में भी दिक्कत है, बीच में भी दिक्कत है, तो फिर इसके बाद कौन सी आएगी 4/9 और फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा 11/18। अब आप देख लीजिए बढ़ते क्रम है, मतलब मामला ये वाला है। ठीक है, 1/4, 4/9, 11/18, 5/8 ये दिया हुआ है आप ऑप्शन नंबर 3। सवाल ये बहुत बेसिक सा है, क्योंकि ऐसे सवाल आप लोग अभी भी लगा रहे हो। भिन्नों में अगर कुछ हटके आता है, जिसमें डिफरेंस के आधार पे सवाल लगते हैं, जिसमें अभाज्य संख्याओं के आधार पे सवाल लगते हैं, तब मैं वहां पे आपको इसको थोड़ा डिटेल समझाऊंगा। अभी फिलहाल में चूंकि वही वाला मामला जैसे अभी आप कर रहे हो, 8 9 4 और 18 का एलसीएम 72 है, बेसिक से लगा दीजिए, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राधा 14% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 लाख रुपए का ऋण लेती है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, 2 वर्ष बाद कितना ब्याज आती है। बहुत बढ़िया, शायद ये सवाल दूसरी बार आया है। ठीक है, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था, आज भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब मामला सीआई का होता है, तो जब मामला 2 वर्ष का रहता है तो स्थिति रहती है 2 और 1 की। जब मामला 3 वर्ष का रहता है, देखिए 3 साल का है तो 3 तो रहेगा ही, 1 तो रहेगा ही, 2 और 1 को जोड़ दीजिए, मतलब मामला रहता है 3 3 और 1। ठीक है, जब मामला 4 वर्ष का होता है तो 4 वर्ष का, इसलिए 4 भी रहेगा 1 भी रहेगा। अब इनको जोड़िए 3 3 6, 3 और 1 4, मतलब मामला हो जाता 4 6 4 और 1 का। अगर मामला 5 वर्ष का है तो 5 तो रहेगा ही, 1 तो रहेगा ही। अब आप इसको जोड़िए 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, मतलब ये हो जाएगा मामला। मैं तो बोल रहा हूं अगर आपको 6 वर्ष का भी निकालना हो, 6 वर्ष का भी निकालना तो 6 तो रहेगा ही, 1 तो रहेगा ही। अब देखिए 10 5 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6, ये हो जाएगा। अब जितने भी साल का आपको निकालना हो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और देख लीजिए कि इसको निकाला कैसे जाता है। रटना नहीं है, रटना केवल आपको इसी बस को है 2 और 1 को, और 2 और 1 चूंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है, 3 3 1 भी आपके दिमाग में बैठा हुआ है।
दिक्कत कहां से आती है? इससे। अभी फिलहाल में जो मामला है वो ये वाला लगे, ठीक है। इसको फिलहाल में मिटा देता हूं, फिर मैं आगे की बात करता हूं। देखिए अब यहां पर क्या हुआ, 14%। 14% का मतलब कितना होता है? अगर चूंकि अर्धवार्षिक है तो 14% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7%। और 2 वर्ष का मामला है, 2 वर्ष है मतलब ये कितना हो जाएगा? 4 बार। ये आपको निकालना है। 7% है और अब मामला कितने का हो गया? 4 वर्ष। 4 वर्ष का। अब ब्याज आपको निकालना ही है। अब देखिए 7% इस पर, मतलब पूरा मामला क्या रहता है? देखिए 4, 6, 4, 1, ये मैंने आपको अभी बताया। देखिए अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आप देखिएगा सबसे पहले आपको 4 लाख का 7% निकालना है। तो यहां पर आप एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जीरो पे जब आप ध्यान देंगे तो 1% के लिए ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना? ये 4000। और 4000 की जैसे 1% की जो वैल्यू है, 1% की वैल्यू हो गई 4000, मतलब 7% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 28,000। मतलब यहां पर ये मिलेगा कितना? 28,000 रुपया। अब इसका 7% आपको निकालना है, तो फिर वही 28,000 में ये दो जीरो को आप कैंसिल कर दीजिए। अब फिर इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 7 अठे 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 1960 रुपए आ जाएगा। मतलब इस जगह की वैल्यू कितनी है? 60। अब इसका 7% निकालना है तो फिर यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव। अब फिर इसमें 7 का गुणा, तो 7 छंग 42, 7 नहीं 63 और 4 67, 7 एकम 7 और 6 13। ये कितना हो जाएगा? 137.2। अब इसका भी 7% निकालना है तो फिर आपको 2 अंकों के बाद दशमलव यहां पे लाना पड़ेगा। अब इसका 7% निकालना है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 सता 49, 1 50, 7 तरीके का 5 26, 7 एकम 7 तो 9, 9.604। मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.6। ये अब आपका सवाल बन गया। अब यहां पर करना क्या है? यहां पर मुझे करना यह है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। अब इसको आप लिखते जाइए। देखिए 4 अठे 32, 28 चौके 112, 4 अठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, ये 112, ये 3। ठीक है, फिर अभी इसका गुणा करना है तो 6 शून्य 0, 6 6 हम 36, 6 नहीं है 54, 3 57, 6 एक कब 6, 6 और 5 हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, ये दशमलव लग गया तो ये दशमलव हमने लगा दिया। 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 त्याई 12 और 2 14, 4 एकम 4, 4 और 1 5 हो गया। इसका गुणा होगा तो यही आएगा, मतलब 9.6। ठीक है, अब आप इसको जोड़ लीजिए। देखिए 8 6 14, एक बचा, 9 8 17 और 1 18, एक बचा, 6 4 10 और 1 11, एक बचा, 7 5 12 और 1 13, एक बचा, 2 1 3 और 1 4। ठीक है, 1 1 2 और ये 1.4। ठीक है, अगर ये 604 था तो इसको आप चाहे 40। अब देखिए 124 318.404, 124 318.4। और एक बात ध्यान रखिएगा, 4 साल और 5 साल के सवाल सीआई में बहुत ही बेहतरीन सवाल माने जाते हैं। ईडी में पूछा गया, वो भी 7% के डाटा के साथ पूछा गया। यह बात थोड़ी सी आश्चर्यजनक जरूर है, लेकिन अगर यह सवाल आता है तो आपको लगाने का तरीका यही रखना है, पूरे मूलधन का 7%, फिर जितना आ गया उसका 7%, फिर जितना आ गया उसका 7%, फिर जितना आ गया उसका 7%। 5 साल का मामला रहता तो हम 5 वाली लाइन ले लिए होते। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट बना करके रख लीजिएगा। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 7 और 84 है। एक संख्या 7 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 77 हो जाए। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए आप, अगर किसी संख्या में, दो संख्याओं में अगर छोटी संख्या महत्तम के बराबर है तो बड़ी संख्या लघुत्तम के बराबर हो, ये बात याद रखिएगा। देखिए अगर लगाएंगे भी तो भी वही आएगा। देखिए यहाँ महत्तम भी 7 है और एक संख्या भी 7 है। यहाँ मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम टू एचसीएफ। अब आप देखिए फर्स्ट नंबर आपको पता नहीं, एक संख्या दी हुई है 7। अब देखिए
सेकंड नंबर दे दिया। एलसीएम कितना दिया हुआ है 84, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब दूसरी संख्या किसके बराबर हो गई एलसीएम के बराबर। अब अगर आपकी सेकंड पहली संख्या 84 है, एक संख्या 7 है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 77। वही आपके सवाल का जवाब है। तो ये बात आपको हल ना करनी पड़े, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि दो संख्याओं में से महत्तम के बराबर है तो लघुत्तम के बराबर होगी, या दो संख्याओं में से एक संख्या लघुत्तम के बराबर है तो दूसरी संख्या महत्तम के बराबर होगी ही होगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, शायद ये सवाल आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे करते क्या है, देखिए x माइनस वाई को अगर मैं इधर ले आऊं तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा। अब इसको मैं इधर लेके गया हूं तो ये इधर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 85% और बटे कितना 35%, से परसेंट कैंसिल, ये कितना 17 और ये कितना 17 पना 85 और 5 सत्ते 35। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू जब निकालनी है तो दोनों को जोड़ करके, दो का भाग दोनों प्लस वाला है, और y की वैल्यू अगर निकालनी है तो दोनों को घटा करके दो का भाग। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 24/2, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ये कितना हो जाएगा 10/2, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब आपसे बोल क्या रहा है सवाल, सवाल बोल रहा है वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। अब देखिए वाई की वैल्यू कितनी है 5, एक्स की वैल्यू कितनी है 12, वाई एक्स का किसके साथ लगा हुआ है एक्स के साथ, मतलब ये वाली वैल्यू नीचे जाएगी, तो उत्तर कितना हो जाएगा 5/12 गुणे 100, 4 तिहाई 12, 25 चौके 100, ये कितना हो जाएगा 125/3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, दशमलव में दिया कहे में दिया है, ठीक है सही बटे में दिया, 3 एकम 3, 41 सही 2/3%। ये इस सवाल का जवाब है और ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, ये सवाल शायद पहले आ भी चुका है, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, केवल हमने ये किया है का मतलब गुणा होता है, इसको उठा के इधर ले गए, इसको उठा के इधर ले आए। आप चाहते तो इसको भी यहाँ ले जा सकते तो उसको उधर ले जाते, बात बराबर रहती। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 25,000 रुपए के ऋण पर 1 वर्ष की अवधि के लिए तिमाही, गजब, तिमाही पहला सवाल है, चक्रवृद्धि 12% प्रति वर्ष की दर से कितना। देखिए जब मामला तिमाही का होता है, तिमाही का होता है तो दर में 4 का भाग और समय में 4 का, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए ये 12% है तो अब ये कितनी हो जाएगी 12/4, मतलब ये हो जाएगी 3%, और ये 1 वर्ष है मतलब ये कितना हो जाएगा 1 गुणे 4, मतलब ये हो जाएगा। अब फिर मामला 4 वर्ष का आ गया। देखिए एक ही पेपर में 2 बार 4 वर्ष के मामले हैं, 4 वर्ष का मामला है तो फिर वही 4 6 4। ठीक है, अब डाटा कितना है 25,000 रुपया, 25,000 रुपया। अब देखिए यहां पर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250, तो 3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 750, मतलब यहां का जो डाटा है, यहां का जो डाटा है ये कितना है 750। ठीक है, अब इसका 3% निकालना है, तो इसका 3% निकालना है तो यहां दशमलव आ जाएगा, फिर इसमें 3 का गुणा, तो 3 बचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, ये 22.5 हो जाएगा, मतलब ये वाला डाटा 22.5। अब इसका 3% निकालना है तो अब दशमलव यहां पे लग जाएगा, अब इसमें 3 का गुणा, तो 3 बचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 0.675, मतलब यहां पे हो जाएगा 0.675। अब इसका 3% निकालना है तो अब ये 2 जीरो लगाने पड़ जाएंगे, यहां दशमलव लग जाएगा, अब इसमें 3 का गुणा, तो 3 बचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 छके 18, 18 और 2 20। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 0.02, 0.0 सॉरी 02 है, 20 नहीं है 02 है 0.0। अब आपको करना क्या है, इनका गुणा करके आप एक जगह पे लिखते चले जाओ। देखिए इसका मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूं, इसका मैं गुणा करूंगा तो आएगा कितना 3000। अब इसका मैं गुणा करूंगा तो 6 पंचे 30, यहां दशमलव लगा दीजिए, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, ये इसका हो गया। इसका गुणा करेंगे, अब दशमलव के इधर ही है सब, तो 4 पंचे 20,
4 सते 28 और 2 30, 4 6 24, 24 और 3 27, ये हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो ये तो यही आएगा 0.0। अब आप इसको पूरे को जोड़ दीजिए, देखिए ये कितना 2, ये कितना 7, 5 2 7, 3 1 3, 3137.72, 3137.7। सेम सवाल है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इनका गुणा करते हैं। एक ही क्वेश्चन पेपर में 4 वर्ष वाले 2 सवाल, इट्स अमेजिंग, ठीक है। जिसको भी ये पेपर फंसा रहा होगा निश्चित तौर पर ये टाइम टेकिंग होगा, और 4 साल का तो दिमाग में आते ही दिमाग फन्न हो जाता है। 103 गुणे बटे 100 गुणे 103 बटे 100 गुणे 103 बटे 100 गुणे 103 बटे 100 करके जिन बच्चों ने लगाया होगा, सोचिए उन बच्चों की क्या हालत रही होगी। तो जब कभी भी मामला 3 साल से ऊपर का जाता है, आपको सवाल ऐसे ही लगाना है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। और 6 साल तक का मैंने आपको निकाला। अब देखिए परसेंटेज कैसे निकालते, ये मैंने यहां समझा दिया है, ये डिटेल ये लिखी हुई है, और इसका जो सम है वो कैसे करना है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धात्विक गोलों को पिघला करके 4 सेंटीमीटर व्यास ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को निर्मित किया जा सकता है। देखिए यहां पर ये व्यास दिया हुआ है, तो इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है मतलब r बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे, और इसकी जो त्रिज्या है r बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे 2, मतलब कितना हो जाएगा 2। अब मैंने आपको बताया था कि जब एक चीज को पिघला करके दूसरी चीज बनाई जाती है तो हमेशा ही दोनों का आयतन समान होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहां पर यह हो जाएगा धात्विक गोलों को, मतलब गोलों का आयतन बराबर किसका है, बेलन का। क्या मैंने आपको यह भी बोला था संख्या बराबर होती है, बड़ा क्या है बेलन है, मतलब बेलन का आयतन बटे गोले का। अब देखिए भाई बेलन का जो आयतन है वो कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। गोले का जो आयतन है वो क्या होता है 4/3 पाई आर, ये है मामला। अब आप देख लीजिए यहां पर, देखिए जरा पाई पाई, ये पाई से ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आर बेलन का जो आर है वो कितना है 4 सेंटीमीटर व्यास, बेलन का जो आर है वो कितना है 2, तो 2 गुणे 2, ऊंचाई कितनी दी गई है 54, ये बन गया। इसका जो 4/3 है, तो 4/3 है तो यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 4, गुणे आर इसका कितना है 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3, ये हो जाएगा मामला। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 तिरिक का 9, तिरिक 27, दूनी 54, पूरा कट गया। केवल ये 2 बचा तो ऊपर चला जाएगा, मतलब पूरा मामला कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और ये वाला 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 दूनी 48, कुल मिलाकर कितनी गोलियां लगेंगी 48 गोलियां, और ये है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। सवाल में काटा पीटी बहुत है, काटा पीटी ज्यादा है, इसी बात को समझना है आप, ठीक है। इसको अगर मैं 1.5 भी ले लेता तो भी आपको 15/10 ही करना पड़ता और 10 ऊपर जाता, तो फिर वही मामला हो जाता 2/3 का, ठीक है। मतलब सवाल में कैलकुलेशन ही है, थोड़ा सा सवाल में कुछ करने लायक नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने लायक नहीं है, सवाल बहुत बेसिक है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन मांग रहा, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। आशा है इस पेपर को पढ़ के आपको बहुत मजा आया होगा। कारण यह है कि एक नए सवाल, स्पेशली जो सीआई का सवाल आया, बहुत ही मजेदार सवाल था, ठीक है। अच्छा खासा कैलकुलेशन मांग रहा है, और एक ही पेपर में 2 इस तरह के सवाल आना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप एसएससी जीडी को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, मतलब यहाँ पर सवाल कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तैयारी अपनी बनाए रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए अच्छे और बेहतर तरीके। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।